नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में तो गिवन है कैग के बारे में, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा था प्रीवियस लेक्चर में। 148 आर्टिकल 148 एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का जिक्र करता है कैग के नाम से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला आर्टिकल जो है इसका 148 के बाद 149, संविधान का आर्टिकल 149 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि तुम जो है निर्धारित करो, डिसाइड करो, प्रिस्क्राइब करो कि कैग की ड्यूटीज एंड पावर्स क्या होंगी, किस दायरे में रहकर उसको काम करना है, काम क्या करना है, उसके पावर्स एंड फंक्शंस, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, क्या क्या अधिकार उसके पास होंगे इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी। जहां जहां पर ऑडिटिंग की आवश्यकता है, अकाउंट्स की ऑडिटिंग की आवश्यकता है, कौन सा पैसा कहां गया है, जो डेजिग्नेट करा गया था क्या वो उसी डिपार्टमेंट, उसी मिनिस्ट्री को एलोकेट हुआ है, उसी पर्पस के लिए एलोकेट हुआ है, उस स्कीम, उस इनिशिएटिव, उस पॉलिसी मेकिंग के लिए उतना लगा है। सरकार ने अगर ग्रांट एंड एड जो डिक्लेयर करा था कि इतना इतना हम उस कंट्री को देंगे, और सरकार अब ये बोल रही है कि ग्रांट एंड एड के बाद इतना इतना पैसा हमारी तिजोरी से माइनस हो गया है, सच में उस कंट्री तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, सच में उस डिजास्टर रिलीफ के लिए पहुंचा है वो पैसा कि नहीं पहुंचा है, चाहे वो फिर वो हमारे देश का कुछ हो या दूसरे के देश का कुछ हो। सरकार ने ज्यादातर पैसा क्या उन्हीं राज्यों के पास पहुंचाया, क्या ग्रांट एंड एड की फॉर्म में, लोन्स की फॉर्म में, जहां पर उन्हीं की रेप्लिका वाली पार्टी की सरकार हो, यानी कि केंद्र के अंदर बीजेपी, उस राज्य के अंदर बीजेपी, या फिर ऑपोजिशन पार्टीज जिन राज्यों में है पावर में, सत्ता में, वहां पर भी सरकार ने ऐसा पैसा एलोकेट करा है जबकि उस राज्य को ज्यादा जरूरत थी। ये सारी बातें कैग की रिपोर्ट का पार्ट होती हैं। और ये ड्यूटीज, ये पावर्स कैग कैसे निभा पाता है? आर्टिकल 149 ने पार्लियामेंट को ये ऑथराइज करा है, पावर दी है पार्लियामेंट को कि तुम प्रिस्क्राइब करो उनकी ड्यूटीज एंड पावर्स, एंड पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली वैसी ड्यूटीज एंड पावर्स बना रखी है कैग के लिए इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी। यानी कि ये केंद्र सरकार के भी अकाउंट्स को देख सकता है, राज्य की सरकार के भी अकाउंट्स को भी, या फिर कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी बॉडी। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने, संविधान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए कि यस वी आर द वन जिसको निर्धारित करनी है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग, तो पार्लियामेंट इनेक्टेड द कैग्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। कैग एक्ट 1971, ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। और 1971 में और क्या हुआ था? पागल हो गए? सीनो इंडिया वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश भी नहीं मयूर इंडिया पाकिस्तान वॉर, नो, पॉपुलरली नोन एज बांग्लादेश वॉर। यूज करवा दो इंडिया बांग्लादेश का, जो आज तक कभी नहीं हुआ। दिस एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1976। किसका दिमाग चला होगा शायद यहां पर जब बात आती है 1976 की? फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो मयूर की? श्रीमती इंदिरा नेहरू प्रियदर्शनी गांधी जी। This act was amended in 1976 to separate accounts from the audit in the central government. तो ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द कैग एज लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर, क्या करता है कैग? He or she audits the accounts related to all expenditure from the consolidated fund of India, consolidated fund of each state, and consolidated fund of each UT, union territory having a legislative assembly. अब ऐसी कितनी यूटीज है जिनके पास उनकी विधानसभाएं हैं? नेम देम। एंड पुडुचेरी, 3 है, ठीक है। उसके बाद कैग ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैसा फंड होता है? इमरजेंसी फंड होता है। जनरल कॉर्पस इसके अंदर कितना रखा जाता है? 500 करोड़। एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पैक, पढ़ाया था इसके बारे में मैंने आपको। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया
as well as the contingency fund of each state and the public account of each state. CAG audits all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets, other subsidiary accounts kept by any department of the central government and the state governments. CAG जो है इसके अलावा he or she audits the receipt and expenditure of the central and the each state government to satisfy himself or herself कि proper rules and procedure follow हुए होंगे in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue. मैंने आपको बताया था ना शुरू में, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये वाली चीज बता रहा था, जो पैसा केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने जिस भी स्कीम, पॉलिसी, इनिशिएटिव के लिए निर्धारित करा हुआ है, डेजिग्नेट करा हुआ है, क्या उसका एलोकेशन भी पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? इस लाइन को पढ़ो जरा. टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ and to secure an effective check on assessment, collection and proper allocation of revenue. CAG जो है, he audits the receipts and expenditure of the following: all bodies and authorities substantially financed from the center of the state revenues. सारी वो बॉडीज और अथॉरिटीज जिनका बेस जो टिका हुआ है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है किससे? केंद्र की सरकारों से या फिर राज्य की सरकारों से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राइट? गवर्नमेंट कंपनीज कैसी होती हैं? पीएसयू या फिर पीएसई, फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर नोन एज पब्लिक सेक्टर enterprises. Other corporations and bodies when so required by law. CAG audits all transactions of the central and the state governments related to debt, sinking funds, deposits, advances, suspense accounts, remittance business. He or she also audits receipts, stock accounts and others with approval of the president or when required by the president. जब उसको प्रेसिडेंट बोलने वाला काम करने के लिए, याद रखना, मतलब ऑडिटिंग बाकी चीज़ों की जो पावर है वो तो उसको मिल जाती है, जो पार्लियामेंट ने यहाँ पर जो कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 बनाया था, लेकिन जब प्रेसिडेंट बोलेंगे सिर्फ तभी वो ऑडिट कर सकता है कैग, किसको? रिसीट, स्टॉक अकाउंट्स एंड अदर्स, मतलब ये अदर पावर्स एंड फंक्शंस है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट. कैग ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, क्योंकि राज्य को भी यही देख रहे हैं ना. फॉर एग्जाम्पल द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, के पंचायतों को जो फंड एलोकेट करा गया था, क्या उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसकी खर्च करा, उसको क्या नहीं करा है? म्युनिसिपैलिटीज को जो दिया गया था कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने खर्च करा कि नहीं करा है? कैग जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट शेल बी केप्ट. मतलब कैग ना खुद से सुझाव देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ये वाली बात जब मतलब फॉरवर्ड करोगे, जब ये मेरे थ्रू जो मैं रिपोर्ट आपको सौंपने वाला हूँ जस्ट, जब आप इसको टेबल करोगे पार्लियामेंट के अंदर, तो देखो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में वैसे मैं लिख देता हूँ और आप भी जो है केंद्र सरकार, राज्य की सरकार को ये वाली बात फॉरवर्ड कर देना. मुझे ऐसा लगा कि देखो इनको जो है अपने अकाउंट्स को इस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए, अपने खर्चे को इस तरीके से बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है? कैग सबमिट्स इट्स ऑडिट रिपोर्ट्स related to the accounts of the center to president who shall in turn place them before both houses of the parliament. आर्टिकल 151, और ये वाला जो था वो आर्टिकल 150 था जब प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं. 151 क्या है? कैग अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं विच आर रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर, किसको? प्रेसिडेंट को. और प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं फिर इस रिपोर्ट का? हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अगर वो एडवाइस लिखकर भी भेज रहे हैं उसके अंदर, तब आर्टिकल 150 एक्टिवेट हो जाता है. बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को दिया, तब आर्टिकल 151 एक्टिवेट हो गया. ही सबमिट्स इट्स ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ अ स्टेट टू गवर्नर, और गवर्नर उसको रखेगा स्टेट लेजिस्लेचर के सामने. अगेन यहां पर आर्टिकल 151 है. कैग ascertains एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स, कि टैक्स जब सरकार ने लगाया था किसी चीज के ऊपर, एक साल के अंदर कितनी आमदनी प्राप्त हुई है सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या फिर कितनी जो टैक्स लगा, ड्यूटी लगी अलग अलग, एक्साइज ड्यूटी,
स्टेट ड्यूटी जो भी था, कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, आर्टिकल 279। कैग को मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन पता होती है, दिस इज आर्टिकल 279 एंड हिज सर्टिफिकेट इज फाइनल, मतलब जितना उसने बोल रखा कि इतना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है तो वो इतना ही हुआ है। कैग हालांकि एक बार पूछ लेते हैं सरकार से, सारे सीए से, या पूरे का पूरा बजट सब कुछ देख लेते हैं कैग, लेकिन कैग ने अगर उसके अंदर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया तो जो उन्होंने पब्लिश कर दिया वो फाइनल माना जाएगा। केंद्र सरकार ये नहीं बोल सकती कल को कोर्ट में जाकर या कैग से ये तूने क्या कर दिया, इतना थोड़ी ना पैसा आ रखा है जितना तूने दिखा दिया। कैग ने दिखा दिया तो दिखा दिया, ये उसकी पावर है आर्टिकल 279 में। आप कैग को नहीं बोल सकते, ना ही कैग के खिलाफ कहीं जा सकते हो। द नेट प्रोसीड्स मींस द प्रोसीड्स ऑफ अ टैक्स और ड्यूटी माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ये वाली बात समझ में आई कि कैग का कोई भी एक आंकड़ों को छापना अपनी रिपोर्ट के अंदर सरकार की धज्जियां उड़ा सकता है, बीपी रोक सकता है, हार्ट अटैक दिलवा सकता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को, राइट? क्योंकि ये सर्टिफिकेट इज फाइनल, उसके द्वारा जो आंकड़े छापे गए कि इतना इतना रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। अब रेवेन्यू प्राप्त हुआ है 15 लाख करोड़ और कैग ने लिख दिया 15 लाख करोड़ और कैग ने लिख दिया 16 लाख करोड़, तो वो 1 लाख करोड़ अच्छा माना जाएगा वो। ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो पैक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कैग जो है, ही और शी कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो। 1976 में he was relieved of his responsibilities with regard to the compilation and maintenance of accounts of the central government due to the separation of accounts from the audit, that is departmentalization of accounts। ऐसा क्यों करा गया होगा? Because of the intentions, bad intentions of the then government headed by श्रीमती इंदिरा गांधी। कैग जो है वो प्रेसिडेंट को अपनी 3 तरह की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 3 ऑडिट रिपोर्ट्स। एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी रिपोर्ट का नाम होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। तीसरी रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट इन सारी रिपोर्ट्स को कहां रखते हैं? बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर इफ इट इज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट तो वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट, सॉरी ये कैग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? फिर गवर्नर को, और गवर्नर को कहां रखते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। आफ्टर दिस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। कि कैग ने हमें ये बताया, और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है फिर वो उसको एग्जामिन करती है। पब्लिक अकाउंट कमिटीज में जो स्क्रूटनाइज करते हैं कैग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों को, वो कौन होते हैं? वो पर्संस हाँ, अगेन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट में कुछ एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर रखा होगा तो ये देखा जाता है कि एक्चुअली उतना एक्सपेंडिचर हुआ है कि नहीं हुआ है, या उससे ज्यादा तो नहीं हो गया, उससे कम तो नहीं हो गया, थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट। वाइल फाइनेंस अकाउंट शो द एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एक साल के अंदर कहां खर्चा हुआ और कहां से रेवेन्यू आया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखता है? जितना फंड एप्रोप्रिएट करा गया था सरकार ने उससे ज्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया, या उससे कम करा है, तो बचा हुआ रेवेन्यू क्यों नहीं दिया गया उस स्कीम को? जब पहले तो ये चिल्ला के पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे इस सेक्टर को इतने करोड़ मिलेंगे, उस स्कीम को इतने करोड़ मिलेंगे, तो ये बच कैसे गया? और अगर ओवर भी हो गया है तब भी, यानी कि हर एक चवन्नी का हिसाब देना पड़ेगा फिर सरकार को। रोल, द रोल ऑफ कैग इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज मंत्रिमंडल, अब चाहे वो सीएम का चाहे वो पीएम को, लेकिन यहां पर बात हो रही है द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। पार्लियामेंट जो है वो निगरानी रख सकता है सरकार के ऊपर कि सरकार जनता का पैसा कहां खर्च कर रही है, कैसे। इसका एक बहुत बड़ी बेहतरीन तरीका है जो कैग जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे थ्रू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको ले डाउन करेंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। कैग जो है
उनको माना जाता है that he or she acts as an agent of the parliament and conducts audit of expenditure on behalf of the parliament. Therefore he is responsible only to parliament. सरकार, जैसे भी आपने देखा था ना, कोई भी मंत्री इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता, मंत्री इनको ये नहीं कह सकता कि तुमने ये रिपोर्ट ऐसे छाप दी वैसे छाप दी, तुम्हारी वजह से हमारी सिटी चली गई, हमें वोट नहीं मिला, कुछ आप सवाल जवाब नहीं कर सकते कैग से. कैग हैज मोर फ्रीडम with regard to the audit of expenditure than with regard to audit of receipts, stores and stock. Whereas in relation to the expenditure, he decides the scope of audit and frames his own audit codes and manuals. He has to proceed with the approval of the executive government in relation to the rules for the conduct of the other audits. मतलब जब नॉर्मल दायरों के अंदर जो उनको पावर दी गई है, अगर उसकी ऑडिटिंग करनी है तो क्या किया वाला काम खुद कर लेंगे. कुछ और चीजें हैं जो कि इनके दायरे के अंदर नहीं आती है, तब इनको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड होती है. कैग हैज टू एसर्टेन वेदर मनी शोन इन द अकाउंट्स एज हैविंग बीन डिसबर्स. सरकार ने अगर बोल दिया कि हाँ इस सेक्टर को इस योजना को इतना पैसा चला गया था, कैग ये सुनिश्चित करते हैं दैट इट वाज लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द सर्विस ऑफ द पर्पस टू विच दे हैव बीन अप्लाइड और चार्ज एंड वेदर द एक्सपेंडिचर कंफर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट. जिसके पास वो पैसा जाना चाहिए था क्या उसके पास गया, जितना जाना चाहिए था क्या उतना गया, जितना खर्च होना चाहिए था उतना हुआ कि नहीं हुआ, कम गया तो क्यों गया, ज्यादा गया तो क्यों गया. तो इन एडिशन टू दिस लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट, कैग कैन ऑल्सो कंडक्ट द प्रोप्राइटी ऑडिट. दैट इज he can look into the wisdom, faithfulness and economy of the government expenditure and comment on the wastefulness and extravagance of such expenditure. कि सरकार ने अंधाधुंध पैसों की खर्ची करी है. ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरकार जो है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पॉलिटिकल उल्लू को सीधा करने के लिए, अगर किसानों के द्वारा जो लोन लिया गया था और सरकार लोन वेवर के तौर पर उन लोन्स को माफ कर दे, ये जनता के साथ धोखाधड़ी है कि नहीं है बताओ. लोन जो गया था वो किससे गया था, किसकी जेब से, जनता की जेब से. वो पैसा वापस आना चाहिए था ना सरकार के पास अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. लेकिन अगर वो नहीं आता है तो ये धोखाधड़ी किसके साथ है, जनता के साथ है. यहां पर आप ये नहीं कह सकते हम किसानों को फायदा करवा रहे थे. इससे एक आदत भी पड़ जाती है बुरी. मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताई थी ये वाली चीज, याद है. ये चीज अच्छी नहीं है. लोन वेवर तो फिर नॉर्मल जनता भी मांगेगी. मयूर भी फरारी फाइनेंस कर लेगा कि भी किस्त नहीं देगा, मेरे को भी लोन वेवर चाहिए. तो however, unlike the legal and the regulatory audit, which is obligatory on part of the CAG, the propriety account is discretionary. Propriety audit is discretionary. Secret service expenditure, it is a limitation on the auditing rule of CAG. In this regard, CAG cannot call for particulars of expenditure incurred by the executive agencies. Particular of expenditure का मतलब क्या होता है, एक एक चवन्नी का हिसाब कैग नहीं मांग सकता. ठीक है, यहां पर सरकार इसको क्या समझा देती है, अबे ओ औकात में बाप बनने की कोशिश नहीं ज्यादा, रहना सी देश में है और घर परिवार बीवी बच्चे यही है, याद रखना. अरे सीक्रेट सर्वे एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है, मुझे ना तुम एक एक चवन्नी का हिसाब दो, मतलब प्रॉपर लिख लिख के बताओ, परसों तुमने कितना पैसा खर्च करा था, 11 बजे कितना पैसा खर्च करा. जिसे इरिटेट करने वाली बात नहीं होती, जिसे इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, इतना सरकार से नहीं पूछ सकता. हाँ भाई, मंत्रिमंडल से कह रहा है अपने बाप को बुला के लाओ पीएम को, वो बताएंगे कहां पैसा खर्च हुआ. इन दिस रिगार्ड देखो ना, CAG cannot call for particulars of expenditure incurred by the executive agencies, but has to accept a certificate from the competent administrative authority that the expenditure has been so incurred under his authority. CAG को जब भी पैसों के आंकड़ों के बारे में कुछ जांच पड़ताल करनी होती है, हर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एंटिटी, मिनिस्ट्री, कोई तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री का एक ऑडिटिंग ऑफिसर नहीं, अकाउंट ऑफिसर होगा कि नहीं होगा. कोई तो बंदा होगा ना जो कि ये देख रहा होगा कि उस मिनिस्ट्री, उस पीएसयू, उस पीएससी के पास कितना पैसा आया है ना. वो कैग को अपनी रिपोर्ट देते हैं और कैग उनके बेसिस पर ये डिसाइड करता है. हाँ, अगर खुद से कुछ इंस्पेक्शन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है,
तो कैग कर सकता है, लेकिन कैग ये कहे कि नहीं मैं खुद आकर एक एक फाइल एक एक पैसों का हिसाब किताब खुद चेक करूंगा, तो बात ये है ऐसी साफ सिंपल सी, कैग के पास ये वाली पावर नहीं है। और कैग अगर ये वाला काम करने पर आया तो कैग चाहे 4 जन्म भी ले ले तब भी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पाएगा, राइट। आप बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप अपने मम्मी पापा से हिसाब किताब मांग सकते हो कि जब से आप पैदा हुए तो अब से लेकर अब तक एक एक चवन्नी का हिसाब जरा आपको दे दो कि आपके ऊपर कहां कितना पैसा खर्च हुआ, पता लग जाएगा आपको। देश की बात तो छोड़ ही दो, आप अपनी बात कर लो। समझ गए इसको, सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर किसको कहा जा रहा है। एक एक पैसे का हिसाब होता है क्या देश में, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बताओ। अरे नहीं नहीं, ये एक्सपेंडिचर को एक नाम दिया जा रहा है सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, मतलब बेसिकली आप ना हर एक डिपार्टमेंट को टुच टुच करके पूछ नहीं सकते हो। एक एक पैसे का हिसाब, एक एक चवन्नी का मुझे हिसाब दो। सिट विथ मी फॉर 24 आवर्स एंड गिव मी ऑल अकाउंट्स ऑफ 1 ईयर कि कहां पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वही तो कह रहा है, इट हैज टू एक्सेप्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पीएसयू पीएससी जो है वो अपने अपने जो अकाउंट उनके मेंटेन कर रहे होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता देती इनको कि भाई हमारा एक्सपेंडिचर मतलब कितना मीट हुआ है सो फार, ठीक है। और वो ही इसको कैग को मानना पड़ता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन सारी अथॉरिटीज के पास चला जाऊंगा, एक एक बंदे को बुला लूंगा, प्रधानमंत्री को बुला लूंगा, सारे मंत्रिमंडल को उस कटघरे में खड़ा कर दूंगा अपने, तो बाप नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट कहता था ना, तो हमने नहीं करा। Constitution of India visualizes CAG to be the controller as well as the auditor general. However, in practice, the CAG is fulfilling the role of an auditor general only and not that of controller. In other words, CAG has no control over the issue of money from the Consolidated Fund of India. CAG ये बता सकता है क्या कितना पैसा जाना चाहिए, किस मिनिस्ट्री, किस स्कीम, किस डिपार्टमेंट के पास, वो जरूर बता देता है कि प्रेसिडेंट को, और रिपोर्ट में भी लिख देता है कि हाँ बता देना मेरी कही हुई बात। आर्टिकल 150 कहां गया, हाँ ये रहा। He advises the president with regard to the prescription of the form in which the accounts of the center and the state shall be kept. Okay? So in other words, the CAG has no control over the issue of money from the consolidated fund, and many departments are authorized to draw money by issuing checks without specific authority from the CAG, who is concerned only at the audit stage. जैसे एक बात बताओ, एक साल के अंदर अंदर अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करने उससे पहले आप कितना भी खर्च करो, आपको क्या इनकम टैक्स बताएगा? डिपार्टमेंट फोन करेगा कि आपको इतना इतना पैसा खर्च करना है, आपको फोन पे से 5 रुपए नहीं देने हैं, 50,000 रुपए नहीं देने हैं, 1 लाख की पेमेंट आपने कैसे कर दी? नहीं ना। आपके ऊपर ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगी? जब आपने आईटीआर फाइल कर रखा है, राइट? फिर देखा जाएगा। तो CAG has no control over the issue of money from the consolidated fund, and many departments are authorized to draw money by issuing checks without specific authority from CAG, who is concerned only at the audit stage when the expenditure has already taken place. तो ये इन्होंने डीडी वासु से चुराया। कैग का रूल सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है। उसका रूल सिर्फ ऑडिट स्टेज पर एक्टिवेट होगा, नॉट एट द स्टेज ऑफ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। वो डिपार्टमेंट वगैरह खुद कर सकते हैं बाय इशूइंग चेक विदाउट, देखो लिखा हुआ है, विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी फ्रॉम द कैग से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दिस रिस्पेक्ट द कैग ऑफ इंडिया डिफर्स totally from the CAG of Britain, who has powers of both controller as well as the auditor general. ब्रिटेन में जो कैग होता है ना, उससे पूछे बिना सरकार पैसा भी नहीं निकाल सकती सरकारी तिजोरी से।
वहां पर कैग पता है कैसा रूल निभाता है श्रेया? एक ऐसी सास का जिसकी साड़ी में वो तिजोरी की चाबियों का गुच्छा लटका रहता है। मम्मी जी पैसे निकालने हैं, भाग ऐसे। सर एक पॉइंट से। तो in this case, the CAG of India differs totally from the CAG of Britain, who has powers of both controller as well as the auditor general. In other words, ब्रिटेन के अंदर the executive, that is government, सरकार की बात यहां पर हो रही है, it can draw money from the public exchequer only with the approval of CAG, है ना? क्या कि मम्मी जी चाबी दे दो, अलमारी से पैसे निकालने हैं। कैग एंड कॉर्पोरेशंस, कैग का जो रोल है इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस इज लिमिटेड। पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे मतलब क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको कहते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और अच्छा भारत संचार नगर लिमिटेड, है ना? याद नहीं आ रहा। यही है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ठीक है, ओके। तो द रोल ऑफ कैग इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस is limited. Broadly speaking, his relationship with the public corporations falls into three broad categories. Some corporations are audited totally and directly by the CAG. For example, Damodar Valley Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Air India, जिसकी धज्जियां उड़ गई हैं, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। यहां पर कैग का टोटल कंट्रोल है ऑडिटिंग से रिलेटेड। Some other corporations are audited by private professional auditors who are appointed by the central government in consultation with the CAG. यानी कि प्राइवेट ऑडिटर्स कौन से होंगे? मतलब एक तरीके से जो कैग के दायरे के अंदर नहीं आते, कैग से पूछकर बस उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? तो इफ नेसेसरी द कैग कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। एग्जांपल्स आर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। सम अदर कॉर्पोरेशंस आर टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट। यहां पर कैग का कुछ लेना देना नहीं। जैसे पहले वाले पॉइंट के अंदर कितना 100%, यहां पर कितना 20%, क्योंकि जब जरूरत होगी तब कर सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट, है ना? अपॉइंटमेंट बस जो हो रही है वो प्राइवेट प्रोफेशनल की, वो कैग से पूछकर हो रही है, लेकिन यहां पर जीरो। इन अदर वर्ड्स, their audit is done exclusively by private professional auditors and the CAG does not come into the picture at all. They submit their annual reports and accounts directly to the parliament. Example of such corporations are, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपके 2024 के प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर है। कैग की रिपोर्ट कभी भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब जब आएगी इलेक्शन ईयर से पहले जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, दैट विल मेक अ मेजर इंपैक्ट, है ना? लेकिन ये वाला पॉइंट मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे। क्वेश्चन यूपीएससी, आपको पता है ना, जहां मैंने आपको बोला था हमारी थिंकिंग खत्म होती है, यूपीएससी की स्टार्ट होती है। वो ये पूछेगा कि इनमें से क्या किसको ऑडिटिंग किसकी नहीं करता है ना? दे सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। एन एग्जांपल ऑफ सच कॉर्पोरेशंस आर, अब देखना इतने बड़े बड़े जो नाम आएंगे ना, आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता क्या कि इनकी ऑडिटिंग ना करता हो। अब ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप ये बोल रहे हो ना, तो आपने लक्ष्मीकांत ही नहीं पढ़ी है, इसका मतलब। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑडिटिंग कैग के दायरे से बाहर है। आरबीआई की ऑडिटिंग कैग के दायरे से बाहर है। एसबीआई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैग के दायरे से बाहर, एनएफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, the role of CAG in the auditing of government companies is also limited. They are audited by private auditors who are appointed by the government on the advice of CAG. CAG can also undertake supplementary audit or test audit of such companies. 1968 की बात है. Audit board, it was established as part of the office of CAG to associate outside specialists and experts who handle the technical aspects of audit of specialized enterprises like engineering, iron and steel, केमिकल्स एंड सो ऑन. यानी कि ऑडिट बोर्ड क्यों बनाया गया? जो कैग से पूछकर जो बार बार जो स्पेशलिस्ट को जो रखा जाएगा ना ऑडिटिंग करने के लिए, वो इसका पार्ट होंगे. दिस बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया. याद है एआरसी की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए याद है. सेकंड एआरसी, फर्स्ट एआरसी. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय कैग. कौन होता है ऑडिट बोर्ड में? एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय कैग. यानी कि ऑडिट रिपोर्ट कितने मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी. एक सब्जेक्ट की मैं अक्सर आपसे बात करता रहता हूं, जो कि यूपीएससी में ऑप्शनल भी होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पवेड, है ना. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे सोशियोलॉजी में थिंकर्स होते हैं, पीएसआईआर में थिंकर्स होते हैं, ऐसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में कुछ थ्योरिस्ट होते हैं. मैंने ये वाला ऑप्शनल भी पढ़ रखा है, पवेड. तो यहां पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अपने सोच विचार रखने वाला एक थ्योरिस्ट है, पॉल एच एपलबाय. इसकी थ्योरीज, इसके आर्ग्यूमेंट्स या किसी बॉडी को क्रिटिसाइज करना बहुत कमाल का माना जाता है. ठीक है. तो एपलबाइज क्रिटिसिज्म, पॉल एच एपलबाय, इसलिए इसका नाम आया. मेरे को इसका कंटेक्स्ट देना जरूरी था आपको पवेड के साथ समझाकर, क्योंकि आप कहोगे सर ये पॉल एच एपलबाय का ही क्यों लिखें और किसी का क्यों नहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं. लेकिन पॉल एच एपलबाय थोड़ा सा दिग्गज माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में. जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल दिग्गज माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स दिग्गज माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पीएसआईआर, है ना. एम एन श्रीनिवास इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के कंटेक्स्ट में वो क्या थोड़े से दिग्गज माने जाते हैं. तो पॉल एच एपलबाय इन हिज 2 रिपोर्ट्स ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी करा उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को. He was very critical of the role of CAG and attacked the significance of his work. The two reports are Public Administration India 1953 and Re-examination of India's Administrative System in 1956. ऐसा क्यों करते हैं बाहर के जो थ्योरिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए इनको क्या नीड होती है? पीएसआईआर में एक हमारा पेपर है जिसका पार्ट है, जिसका नाम है, श्रेया पता है ना, ये पेपर 2 सेक्शन 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जीएस पेपर 2 का हमारा सिलेबस क्या है मयूर? एक पॉइंट है ना इसमें, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद डेटा ऑफ अदर कंट्रीज. ये एनालिसिस हम कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं श्रेया? हमने नहीं कर रखी है, वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने ऑलरेडी काम कर रखा है, अलग अलग संविधानों को कंपेयर कर रखा है, और फिर ये बता रखा है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की नियुक्ति उनके संविधान की नियुक्ति से कैसे अलग है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल के काम करने का दायरा ब्रिटेन के, कनाडा के और ब्राजील के उनके प्रशासन से कैसे अलग है, राइट. तो ऐसे ये इसकी मतलब कंपैरिजन के लिए करा जाता है. So he suggested that CAG should be relieved of the responsibility of audit. In other words, he recommended the abolition of the office of CAG. तो इन्होंने क्या बोला इंडियन ऑडिट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए? The function of CAG in India is in a large measure an inheritance from the colonial rule. इन्होंने बोला भारत के जो लोग हैं
वो कैग जैसे किसी पर्सन के बारे में जानते भी नहीं थे अगर ब्रिटिश हुकूमत यहां पर नहीं आई होती तो उन्होंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया इसको। तो मयूर, आपने भी बोला था पैच वर्क नहीं है, और ये देखो ये आपकी बात को वो कर रहा है क्रिटिसाइज। कैग इज टुडे अ प्राइमरी कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एंड पैरालाइजिंग अनविलिंगनेस to decide and to act. Auditing has a repressive and negative influence. अगर कैग ऑडिटिंग अपनी करते रहेंगे तो उसकी वजह से एक पैरालाइजिंग इन्फ्लुएंस जो है वो पैदा होगा। कैसे? सरकार जो है, सरकार बहुत अनविलिंग सिचुएशन में आ जाएगी कि इट विल नॉट डिसाइड ऑन मेनी मैटर्स, इट विल नॉट एक्ट ऑन मेनी मैटर्स। 5 साल टाइम वेस्ट करते करते सरकार निकाल देगी भारत में। ऑडिटिंग का एक बहुत रिप्रेसिव नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा कि यार हमने अगर पैसा ज्यादा खर्च कर भी लिया तो ये उस डिपार्टमेंट, उस स्कीम, उस मिनिस्ट्री की नीड थी, उस रीजन की नीड थी। पैसा कम खर्च करके रखा हुआ है क्योंकि वो नीड नहीं थी इतनी। लेकिन कैग की रिपोर्ट में हम गलत तरीके से हाईलाइट होंगे, सरकारों को ऐसा लगेगा, ऐसा पॉल एच एपलबाय कह रहा है। Parliament has a greatly exaggerated notion of the importance of auditing to parliamentary responsibility. पॉल एच एपलबाय कहता है पार्लियामेंट को लगता है कि अगर वो ऑडिटिंग करवाएंगे सरकार के अलग अलग विभागों की, मिनिस्ट्री की, उनकी स्कीम्स की, पॉलिसीज की, तो ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सो हैज फेल्ड टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ द कैग एज द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्पलेटेड इट वुड डू सो। पार्लियामेंट इस चीज को भूल गया कि संविधान में कैग को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस पर्सपेक्टिव से बनाया जाना था, किस पर्सपेक्टिव से बनाया गया था, और पार्लियामेंट जो है इसको अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करवाने के लिए हम सरकार के ऊपर एक नजर रख सकते हैं। इससे इसको वॉचडॉग की तरह यूज करता है पार्लियामेंट। कैग का जो फंक्शन है इट इज नॉट रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, पॉल एच एपलबाय कह रहा है। क्यों? ऑडिटर्स डू नॉट नो एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो वेरी मच अबाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। देयर प्रेस्टीज इज हाइएस्ट विद अदर्स हु डू नॉट नो मच अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। इनको पता ही नहीं है कि प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग कैसी करनी चाहिए, ये लाइटली लेंगे उस काम को, और इनका उठना बैठना बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ होता रहता है, और क्योंकि नियुक्ति भी इनकी उनके द्वारा करी गई है तो हो सकता है थोड़े से बाइस हो जाए। ऑडिटर्स नो व्हाट इज ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। सरकार अलग तरीके से चलती है, बजट अलग तरीके से बनता है, स्कीम्स, पॉलिसीज, पैसा, कंसोलिडेटेड फंड, तिजोरी में से पैसा निकालना, कंटिजेंसी फंड, ये सब कुछ सरकार सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए खर्च करती है। कम ज्यादा वो सरकार देख लेगी। सरकार एक ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट को देखती है। ऑडिटिंग होता है कमियां निकालना, इंस्पेक्शन करना, तो तुम्हें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। इट इज अ नेसेसरी बट अ हाईली पेडेस्ट्रियन फंक्शन विद अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड वेरी लिमिटेड यूजफुलनेस। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, रियलिस्टिक एग्जांपल। श्रेय, इतना मानते हो ना कि आईफोन का जो सिक्योरिटी फीचर होता है वो एंड्रॉयड से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सेफ होता है। iOS इज फार बेटर देन एंड्रॉयड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव से कल को एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और आईफोन सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से रख रहे हैं कि हमें लबासना की ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि आप जो आपके पास बहुत क्रिटिकल क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगी, कल को हो सकता है पीएम मोदी तक के डायरेक्ट मैसेजेस आए आपके पास, बहुत एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जिसके अंदर, तो आप ना, आपको कुछ ना कुछ तो यूज करना ही है, तो आप ना आईफोन यूज करो। अब अगर हम उसको ले लें और पूरी की पूरी एक सैलरी लेटेस्ट आईफोन पे लगा दें, जिसमें हमारी पूरी एक आईएएस आईएफएस होने की एक पूरी सैलरी चली जाएगी, ठीक है। अब घर वालों को तो यही लगेगा ना, या हमें तो यही आएगा ना, यार एक डब्बे के चक्कर में पूरी की पूरी सैलरी उड़ा दी यार एक यार। लेकिन कोई जो ये देखेगा, जो हमें कोस रहा है, तो वो एक नैरो पर्सपेक्टिव से देख रहा है और बहुत लिमिटेड यूजफुलनेस के साथ उसको देख रहा है कि तुम्हारे किसी काम का नहीं है ये। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है जिसमें हमें समझाया गया था ये तुम
लंबे पर्सपेक्टिव के लिए यूज करने के लिए तुम्हें दिलाया गया है, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं कहां का कनेक्शन क्या कर रहा हूं, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सब लोगों से? A deputy secretary in the department knows more about the problems in his department than the CAG and his entire staff. So 148 article is related to Comptroller and Auditor General of India. 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. वैसे आज आपने ये भी जान लिया, ये वर्ड भी एक भ्रामी है ना? क्यों इसमें शाइनी? ये तो पावर है ही नहीं इसके पास. ये किसके पास है? ब्रिटेन के कैग के पास है. ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग 149 आर्टिकल 149. आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड 151 इज रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट्स. कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों आपका ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हुआ. 2 पार्ट्स बनाए हमने इसके. आपका अभी तक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और अब कैग का चैप्टर भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया है. अब हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का वकील होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य की सरकारों का वकील होता है. इन दोनों चैप्टर्स को हम कंबाइन फॉर्म में पढ़ेंगे अगले लेक्चर से. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. चैप्टर हमारा कैग वाला कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ. थैंक यू.